है। अहमद पटेल साहब ने सीधे सीधे कहा है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनका कहना है कि बेशर्मी की इंतहा हुई है जो कुछ भी ये हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो तीनों पार्टियां हम साथ हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि पॉलिटिकल और लीगल फ्रंट पर इस लड़ाई को लड़ा जाए। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम। मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी रोहित। देखिए, अहमद पटेल ने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हमारी शिवसेना के साथ पूरी बातचीत हो गई थी और इसमें कोई तो हमें तकलीफ नहीं, आज फाइनल कॉल लिया जाना था। सबसे बड़ी चीज जब आखिर में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई शरद पवार बोल रहे कि उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था कि अजीत पवार क्या कर गए हैं, तो इस पर उन्होंने बोला कि नो कमेंट्स। ये जो आखिरी की लाइन हुई उस पर मेरा ध्यान ज्यादा गया, बाकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे है। लेकिन कांग्रेस से जब पूछा गया कि भाई शरद पवार कह रहे हैं कि उन्हें अजीत पवार ने क्या फैसला लिया, कब लिया, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, अंधेरे में थे, तो कांग्रेस कहती है नो कमेंट्स। अब उसके पहले जब पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग क्यों कर रहे हैं, आपको तो तीनों को वहां करना था, इन्होंने तकनीकी कारण गिना दिए कि भाई देखिए 12 बजे उन्होंने हमें बाद में ऐड किया, हम पहले ऐड नहीं थे, और फिर हमारी मीटिंग थी पहले से तय, फिर इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम अभी भी साथ हैं, लेकिन देखिए ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की जलेबियां बनाई गई शब्दों की। लेकिन आखिरकार एक लाइन जो उन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। क्या कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के मुख्य सलाहकारों में से एक आते हैं, वो ये नहीं कह सकते थे कि नहीं हमें शरद पवार पर पूरा भरोसा है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या सही कह रहे होंगे। वाजिब सवाल है, खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे जान लेते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, क्या वो नहीं कह सकते ये बात? देखिए, ये आज का जो मुद्दा है बहुत ही अहम है। आप समझिए ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है, निर्मम हत्या मैं कहूंगा। आप देखिए अगर उनको फ्लोर टेस्ट करते, क्या जल्दी थी रात के अंधेरे में ये सरकार बनाने की, और साफ तौर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये इतने अहम मुद्दे नहीं है कि नो कमेंट वाली बात पे। अहम मुद्दा ये है कि जिस तरह से उन्होंने खेल खेला है, खान साहब वो बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर आप उनके साथ खड़े नजर आते हैं। वो तो आप देखिए उनको इलेक्शन से पहले भी डराया जा रहा था, ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग डर गया वो मर गया, पूरा देश देख रहा है। खान साहब राजनीति का है, जो डर गया वो मर गया, राजनीति में नहीं होता ये चीज। भाई साहब वो डर गए, शरद पवार जी नहीं डरे थे, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं आपकी बात से लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, अरे भाई साहब तुम मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, शरद पवार जी नहीं डरे, अजीत पवार डर गए, और उनको डर में ये अभी मैं नहीं कह रहा, संजय रावत जी ने इसी चैनल पे अभी कहा था कि ये एक ब्लैकमेल का गेम है जिसको वो सामना में खोलेंगे कि यह सिंचाई वाले मसले पर ईडी और सीबीआई उनको डरा रही है या किस मुद्दे पर उनको ये दबाया जा रहा है। ये देश देख रहा है आज कि जिस तरह की राजनीति, आज देखिए गवर्नर कैसा पद होता है, आप सब लोग उसका सम्मान करते हैं, वो इशारों पे काम कर रहे हैं। रात को अब इन्हें तो मैंडेट मिला था सरकार बनाने का, क्या दिक्कत थी? साहब एक बात बताइए, क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि शरद पवार साहब का इस पूरे घटनाक्रम में कोई रोल नहीं है? बिल्कुल यकीन करते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने साफ तौर से नो कमेंट्स कहने की जरूरत नहीं थी। यकीन है, उन्होंने खुद कहा शरद पवार साहब का। और आप में से देखिए, आप ये सवाल तो आप बीजेपी से पूछने चाहिए क्योंकि उन्होंने ये गेम किया है। आप देखिए बीजेपी के, एक सेकंड मुझे लेट मी फिनिश बोल लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी का ट्वीट है, बीजेपी विल नेवर 3 times have any alliance with NCP. Rumors are motivated. We expose the corruption in assembly. This is the tweet by Fadnavis. कह लिया। अब मैं बताता हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जाके पूछिए, आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। ये इनकी पोर्ट खोलिए, मीडिया जनता की आवाज होती है, आप इस पे सवाल पूछिए कि जिस तरह से खेल खेला गया आ रही है। सर देखिए हमारे यहाँ बैठा है कांग्रेस का बेशरम की तरह हमें शर्म आने की बात कहता है। बेशरम आप लोग हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप शिवसेना को साथ मिला रहे हैं? बीजेपी मत बनिए, आप सवाल पूछने का आपने जो बुलाया यहाँ पे, जो मीडिया को बदतमीजी नहीं करने, बेशर्म आदमी है, इसको और बताएं। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये अपनी पूछ नहीं सकते बैठा हुआ है, देश में हालात तैयार कर दिए। आप देखिए, मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ मेरी आवाज सुनाइए।
ये बेशर्म आदमी ये कहता है, ये बेशर्म कांग्रेस नेता कहता है, ये बेशर्म आदमी कहता है कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है और वो अच्छा है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके पूछिए आप कि नैतिकता की और तमाम दुहाइयों की बात करने वाला ये बेशर्म कांग्रेसी, ये बेशर्म कांग्रेसी कहता है, ये हम पर सवाल उठाता है, ये बेशर्म कांग्रेसी, निहायत बेशर्म आदमी, तुरंत इसे यहां से उठा के बाहर किया जाए जो मीडिया पर सवाल उठाता है। ये बेशर्म कांग्रेसी जो कहता था, बाला साहब ठाकरे सीना ठोक के बोलते थे कि मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, कोट अनकोट। ये कांग्रेसी उस आदमी, ये आदमी बेशर्म जिसे नहीं सुनाई दे रहा कि उसकी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, जिस पार्टी को यह अछूत कहा करते थे कांग्रेस के लोग। ये बेशर्म आदमी जो मीडिया को बेशर्म कह रहा है, उसे ये नहीं याद आया कि शिवसेना इस वक्त उस आदमी के साथ जुड़ गई है जो पार्टी अपने आप को हिंदू कहती थी कि ये मुस्लिम हिंदुओं को लड़ाते हैं, ये हिंदुओं के साथ नफरत फैलाने वाले हैं। इन्हें तब याद नहीं आया, तब इनको बेशर्मी याद नहीं आई। आज ये बेशर्मी की बात करें, इस वक्त उस आदमी के साथ जुड़ गई है जो पार्टी अपने आप को हिंदू कहती थी कि ये मुस्लिम हिंदुओं को लड़ाते हैं, ये हिंदुओं के साथ नफरत फैलाने वाले हैं। इन्हें तब याद नहीं आया, तब इनको बेशर्मी याद नहीं आई। आज ये बेशर्मी की बात करें, मीडिया का सवाल पूछना अधिकार है, मीडिया पूछेगी आपसे। आज आपको ये दिखाई दे रहा है, जरा 1980 के पहले के दिखाइए, कितनी बार सरकारें आपने गिराई। कौन से संविधान में, कौन से कानून में लिखा है कि राज्यपाल रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे नहीं बना सकता राष्ट्रपति शासन? उनका सरकार का खेल है। ये राज्यपाल का सिस्टम भी बाबा साहब अंबेडकर ने बना के रखा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर के सिस्टम में यह अधिकार दिया गया है राज्यपाल को कि वो किसी भी अध्यापक को किसी भी तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता को उपयोग कर सकें, लेकिन ये बात इन्हें समझ में नहीं आती। आज ये हम पर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया पूछेगी कि आखिर जिस मुंह से शिवसेना और कांग्रेस हाथ मिला रहे थे, उसी तरीके से बीजेपी और इस वक्त एनसीपी ने हाथ मिलाया है, एनसीपी एक धड़े ने हाथ मिलाया है। अनैतिकता के सवाल हम दोनों तरफ पूछ रहे हैं। हमने वो भी दिखाया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तिहाड़ की डर से कई लोग घबराए हुए हैं। हमने भी ये दिखाया कि एक तरफ बीजेपी का क्या खेल चल रहा है और किस तरीके डराया गया। ये सवाल हम उससे भी पूछ रहे हैं और ये सवाल हम इनसे भी पूछेंगे जो अपने मुंह से शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं। वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि इस वक्त मीडिया जो सवाल पूछ रही है वो गलत है। मीसा ठीक है, मेरे साथ प्रेम भी स्टूडियो में इस वक्त प्रेम कुमार जी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। प्रेम जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बात जरूर कह दी है कांग्रेस ने। आपने देखा होगा दोनों कॉन्फ्रेंसेज में जो मेजर फर्क नजर आया, कांग्रेस ज्यादा आश्वस्त नजर आई इस बात को लेकर कि फ्लोर टेस्ट में हम साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि एनसीपी और शिवसेना थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डगमगाई हुई थी। देखिए, बहुत जल्दी में मैं वाइंड अप करते हुए ही लगभग बोलूंगा संक्षेप में कि देखिए, सबसे पहले आज सुबह से जो घटनाक्रम हुआ है, तो राज्यपाल जी ने जो कदम उठाया है, रोहित जी भी इस पर ध्यान देंगे कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को के बहुमत के दावे को मान लिया जो पहले उनके पास जा करके हाथ खड़े कर चुका था। वो बीजेपी, वही देवेंद्र फडणवीस कह चुके थे कि हम सरकार बनाने लायक नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है। इसके बावजूद अगर दूसरी बार वो जाते हैं तो उनसे नंबर मांगना तो उनका हक बनता था, ये संवैधानिक जरूरत बनती थी, इसको दरकिनार किया गया। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, इसको लीगली भी चैलेंज किया जा सकता है और वही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की आत्मा का भी हनन हुआ है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, उसके बाद की जो घटनाएं हैं, शरद पवार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन 3 विधायकों को वो सामने लाए। इस बारे में भी रोहित जी कह रहे हैं कि 54 में 3 लेकर आए, लेकिन ये 54 में 3 नहीं है रोहित जी, एक करेक्शन लीजिए, वो 3 इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये वो विधायक है जिनको लेकर के अजित पवार जी के साथ में समर्थन के तौर पर लिया गया, उनमें से 3 उठा करके लाए। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसमें नहीं आपत्ति जता रहा हूं। देखिए, कानूनन इसको चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है, विवेकाधिकार पर सवाल लेकिन नहीं उठा सकते। आपको याद होगा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जहां राज्यपाल के फैसले को बदला भी गया है, गिराया भी गया है, खुद यूपी में गिराया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सूचना है, जो राजभवन के सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक कल दोपहर 2 बजे 28 विधायकों की सूची
खुद अजीत पवार ने जाकर के राजभवन को सौंप दी थी। ये सूत्रों से आई है, जो थोड़ी देर बाद पुष्टि कर दी जाएगी और राजभवन से ट्वीट आ जाएगा। दूसरी तरफ 105 विधायक बीजेपी के थे। अब पता ये चल रहा है कि फडणवीस साहब ने भी 8 और विधायकों की सूची लिया के दी। तो ये सारी चीजें रोहित जी कांग्रेस पे हुई है, ये पब्लिक डोमेन में अब धीरे धीरे बातें आ रही हैं। हाँ, ये मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है और ये आंकड़े सामने नहीं है, ये भी आप मानेंगे कि अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े भी सामने नहीं है, आंकड़े साबित नहीं, और हो सकता है सरकार गिर भी जाए, तो मेरा भी बिल्कुल संभव है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आधिकारिक तौर पर जब किसी को न्योता दिया जाता है वो नहीं बनाता चला जाता है, सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दिया गया। लेकिन अचानक जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इस बार देखा कि भाई आंकड़े के नंबर लेके आ गए, और इसके पहले ये इंतजार करते रहे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का। वही बात रोहित जी, वो बात इतनी साफ नहीं है, चैलेंज जो आप कह रहे हैं वो बात उतनी साफ नहीं है कि उनके पास बहुमत था। ये अपने आप में सवाल है, या है, ये अपने आप में सवाल है। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने कहा हम नहीं बना सकते सरकार, हमारे पास नंबर नहीं है, राज्यपाल ने मौका दिया था। ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों मिल करके संवैधानिक, लेकिन ये उदाहरण है हमारे पास, जब एक पार्टी मना कर चुकी होती है कि हम नहीं बनाएंगे, उसके बाद भी लगातार आप तमाम केसेस निकाल के देखिए। एसआर बोमई केस तो अलग हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए तमाम जो केसेस निकाल के देखेंगे, कितनी बार उदाहरण आएगा कि 4th और 5th टर्म में 4th और 5th टाइम पे जाने के बाद एक सत्ता बन जाती किसी पार्टी की। तो ये कहीं लिखित तौर पर नहीं है, आप कानूनी चैलेंज करेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है। रोहित जी, लिखित तौर पर आप तकनीकी रूप पर फिर भी जो बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो एक पक्ष ही ज्यादा जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन यहाँ 3 पार्टियां खुल करके बातचीत कर रही थी, राज्यपाल को भी पता था, देश को भी पता था, आज वो फाइनल होने वाली थी। ये जो पृष्ठभूमि है, तीनों पार्टियों ने राज्यपाल को चिट्ठी नहीं दी। इसका देखिए एक होता है प्रोसीजर फॉलो करना, उस प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राज्यपाल की भूमिका पर संदेह है। हम तो सुबह से बात कर रहे हैं, राज्यपाल को हम लोग कह रहे हैं कि एक राजनीतिक बिसात के एक तरीके से खेल हुआ है, लेकिन इस खेल में तकनीकी तौर पर मैं बात कर रहा हूं कि राज्यपाल जो तकनीकी तौर पर एक आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, वो क्या रख सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि भाई देखिए तीनों पार्टियां बात कर रही थी और मीडिया से मुझे खबर आ रही थी, मीडिया की खबर को मैं औपचारिक क्यों मानूं? मेरे पास औपचारिक तौर पर जो आएगा मैं उसको मानूंगा। फडणवीस साहब जब पहली बार आए तो उन्होंने कहा था इस वक्त मेरे पास ये नंबर नहीं है, इस वक्त हमारे पास संख्या बल नहीं, उन्होंने कहा था। तो अब इस वक्त उनके पास है, सस्पेंडेड एनिमेशन रखा गया और लाके दिखाया गया। हाँ, एक पेज जरूर है कि फडणवीस ने क्या पूरे 144 जो बहुमत के लिए चाहिए 144-45 उस आंकड़े को पार किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन चिट्ठी आनी चाहिए हमारे सामने। अभी चिट्ठी नहीं आई है कि चिट्ठी में कितने लोगों का समर्थन पत्र है और कितनों का नहीं है। तकनीकी तौर पर रोहित जी आप इजाजत दे तो मैं थोड़ी बात और स्पष्ट कर दूं। वो देखिए, ये जो पूरी चीज है इसको देखने में आपको देखना पड़ेगा कि जब ऐसे ये पृष्ठभूमि बन रही थी सरकार बनाने की, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय भी एक अपॉर्चुनिटी जो बीजेपी के लिए चली गई थी, जब उन्होंने कहा कि हम नहीं बना सकते सरकार, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी खोली गई राष्ट्रपति शासन से, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के पास एक बार फिर सबके लिए मौके खुल गए सरकार बनाने के लिए। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में सारी चीजें हुई, राष्ट्रपति भवन को सवेरे में खोला गया, राजभवन ने आनंद फानंद में ये सारी चीजें की हैं, ये सारी चीजें बताती हैं कि अगर वास्तव में आपके पास बहुमत होता, वास्तव में आपके पास नैतिक बल होता, वास्तव में आपके पास सैद्धांतिक बातें होती, तो ये जल्दबाजी इस तरह की दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नैतिकता और सिद्धांतों की बात, मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूं, मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूं। मैं 3 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज कि कोई लिखित तौर पर भारत का संविधान यहां लूपहोल देता है राज्यपाल को पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर शामिल होकर के खेल खेलने का। राज्यपाल की भूमिका पर स्पष्ट रूप से मैं टिप्पणी कर भी रहा हूं, पहले भी करता रहा हूं कि राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र के इशारों पर चलता है, केंद्र में जितनी सरकार होती है, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, काम करते हैं। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर चलता है। कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक इस बात को नहीं मान सकता है रोहित जी कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर चलता है। देखिए, अगर नहीं मान सकता है तो आप नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, फिर सुनिए मेरी बात। ये पूरी हमारे यहां के इतिहास आप देख लें, कानूनी प्रक्रिया भी कहती है कि राज्यपाल केंद्र से सलाह लेकर ही काम करेगा, केंद्र से सलाह लेकर काम करेगा। ये अगर नहीं लिखा है तो आप मुझे बताइए। ये देखिए, विवेकाधिकार से फैसले होंगे, विवेकाधिकार एक अलग चीज है, केंद्र नहीं उनका विवेक तय करेगा रोहित जी, राज्यपाल का विवेक केंद्र तय नहीं करेगा।
राज्यपाल केंद्र से सलाह लेगा या नहीं लेगा, ये पहले आप बताएं मुझे, लिखा है कि नहीं? आप बताइए किसको पहले मुझे बुलाना है, बताइए, नहीं बुलाना है, ये राज्यपाल- केंद्र से पूछ के राज्यपाल बुलाएगा? नहीं, ये नहीं है, ये विवेकाधिकार ऐसा का कहीं नहीं, ये मामला है। सलाह है कि किसको बुलाया जाए, किस आधार पे बुलाया मेरी बात जाए, आप यानी सुनिए, मैं अपने विवेक की बात वो ये केंद्र सत्ता सरकार से निर्माण करे। के लिए की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जी, कह रहा हूं राज्यपाल को एक भूमिका दी गई है केंद्र के तरफ से, जो संविधान देता है वो भूमिका ये देता है कि कोई बड़ा फैसला होता है, जब भी चीज होती है राष्ट्रपति शासन लेकिन कुल लगाना नहीं मिलाकर के रोहित जी- लगाना, अनुशंसा दी जाती है। कुल मिलाकर मेरी बात सुने, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना है, क्या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल ने अपने मन से लगा दिया? नहीं ना, उन्होंने अनुशंसा दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति ने मुहर लगाया, साइन हो गया। ये लेकिन ये बना तो हुआ कहा है। जा सकता इस है- procedure बीच आप में लोगों को केंद्र की रोकना चाहूंगी, भूमिका है, रामदास केंद्र की आठवले भूमिका। क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नहीं होगा। शिवसेना के साथ सरकार बनाकर वहां डिप्टी सीएम बनने से ये बेहतर था कि भाई बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाइए। और शायद अजीत दादा ने शरद पवार से ये भी चर्चा की होगी कि अपन शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पवार साहब का आग्रह शिवसेना के साथ जाने का रहने के बाद अजीत पवार जी ने ये निर्णय ले लिया। और अजीत पवार के साथ बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं, पवार साहब का तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है। अठावले पे के बयान पर भी रोहित आपकी एक प्रतिक्रिया मिनट, सबसे एक पहले। मिनट। मैं पहले एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अजीत पवार 3-4 चीजें, पहले राज्यपाल की भूमिका पर मेरी बहस चली, उसको स्पष्ट कर दूं कि राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट की गई है कि केंद्र की सलाह से बात करेगा, लेकिन सरकार बनाने के निमंत्रण देने के लिए उसको केंद्र से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरी चीज, राज्यपाल पर केंद्र का इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है, ये हम ही नहीं तमाम पत्रकार जानते हैं और सभी लोग कहते रहे हैं कि राज्यपाल पर केंद्र का इन्फ्लुएंस होता रहा है। अब ये आधिकारिक तौर पर किस राज्यपाल पर हुआ, किस पर नहीं हुआ, ये नहीं, एक विवाद का विषय हो सकता है, बोला जा सकता है। तभी तो हम लोग सवाल उठाते हैं रोहित जी, तभी आप सवाल उठाते हैं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, अजीत पवार विधायक दल के नेता है, अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल के नेता होने के नाते अभी ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने कागज पे क्या एनसीपी पार्टी के सभी विधायकों का सपोर्ट दिखा दिया है या फिर उन्होंने सिलेक्टिव दिखाया है, ये भी क्लियर नहीं है। राज्यपाल को जब चिट्ठी मिलती है कि भाई हाँ आपके 105, आपके 54, ठीक है, इसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 160 क्रॉस हो रहा है, 159 हो रहा है, कितना हो रहा है, और ठीक है आपको हम मोहलत देते हैं देने के लिए, ये रही कागज की बात। दूसरी चीज, राज्यपाल अगर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो राज्यपाल एक्टिव होकर के बोलता है कि भाई मेरे सामने परेड कराइए, मेरे सामने सिग्नेचर करा के लाइए। एक फॉर्म होता है एक पूरे तरीके से जिसमें लिखा होता है कि हम समर्थन दे रहे हैं, बाकायदा उनकी विधायक की सीट लिखी होती है, उनका हस्ताक्षर होता है और समर्थन पत्र होता है, वो दिखाइए। ये दूसरी चीज है। ये मांगना नहीं मांगना भी राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा हुआ है संविधान में कि उनको मांगना है नहीं मांगना है। अब जब इतना कुछ विवेक पर छोड़ दिया गया है तो एक विवेक हमें भी पता है कि राज्यपाल का विवेक किस तरीके से काम करेगा। राज्यपाल एक सीधे कहेगा भाई देखिए फर्स्ट कम बेसिस में मेरे सामने एक कागज आया, राज्यपाल बुलाया, मैंने दिया। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो याद रखिए मैं बीजेपी की तरफ प्रवक्ता बनकर नहीं कह रहा हूं। ठीक है रोहित, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश कुमार भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, वो भी मुकेश कुमार जी से बात करेंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है जो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि देखिए राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाना जायज है, रात को 12 बजे 1 बजे ऐसी क्या चीज हुई जायज है, ये भी जायज है कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उस पर राज्यपाल सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक इंतजार कर सकते थे, बाकायदा बुलाने के बाद किया जा सकता था। इसके बाद राज्यपाल जो कह रहे हैं उसको चैलेंज करने का ऑप्शन खुला है। दूसरी चीज, अगर इनके पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट कर लें, फ्लोर टेस्ट का टाइम दिया गया है, सरकार गिर जाएगी अगर बहुमत इनके पास है तो। कुल मिलाकर के यही बात है रोहित जी। चलिए एक प्रेम जी आपको रोकना चाहूंगी, गुलरेज शेख साहब भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पहली प्रतिक्रिया लेना बड़ा जरूरी है। और सबसे पहली बात जो कांग्रेस ने आज कही है, अहमद पटेल साहब कहते हैं ना बैंड ना बाजा ना बारात, तो एक तरह से सीएम उनका कहना है कि चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों करने की जरूरत थी। संजय राउत भी यही कह रहे हैं कि अगर बहुमत था तो चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों करना पड़ा। नहीं, कोई ये शादी ब्याह थोड़ी ना हो रहा है कि जिसमें ये बैंड बाजा और बारात की आवश्यकता पड़े। ये तो
सरकार बनाई गई है। अभी सरकार कैसे बनाई गई है इसके 2-3 बिंदु हैं। एक तो क्या ये लोकतांत्रिक रूप से बनी है, उत्तर आएगा हाँ लोकतांत्रिक रूप से बनी है। क्या संवैधानिक रूप से सही है? बिल्कुल संवैधानिक रूप से सही है। क्या गुलरेज जी, शेख साहब वो ठीक है, लेकिन ये हड़बड़ी और ये जल्दबाजी और ये सुबह सुबह ये करने की जरूरत क्या थी, इस बारे में जरूर सब जानना चाहेंगे। गुलरेज जी, एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है आपसे गुलरेज साहब कि 18 सितंबर 2014 को पिछले विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये अजीत पवार जो है ये चक्की पीसिंग मैं आऊंगा और इसको जेल भेजूंगा, ये चक्की पीसिंग करेगा। और ये बयान देने के बाद, ये चक्की पीसिंग के बाद मोदी जी आते हैं 2019 चुनाव के पहले और कहते हैं तिहाड़ जेल से आवाज आ रही है, इससे एनसीपी के बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा। ये स्पष्ट तौर पर एनसीपी और दूसरी तरफ अजीत पवार का चक्की पीसिंग होता है। ये चक्की पीसिंग और तिहाड़ के लोगों के साथ बीजेपी कब से हाथ मिलाने लग गई? देखिए रोहित जी, इसमें 2 विषय हैं। एक तो कानूनी प्रक्रिया का है, तो कानूनी प्रक्रिया किसी के ऊपर रुकने वाली नहीं है, जो होना है वो होगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब जनता का मैंडेट का गला घोटा जाता है तो व्यक्ति से महत्वपूर्ण लोकतंत्र और जनता होती है। प्रदेश की जनता ने जो एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको सीटें दी थी और उसको विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था। अब आप एनसीपी की सीटें उठा के देख ले और शिवसेना की सीटें उठा के देख ले, दोनों में लगभग तरीक का भी अंतर नहीं, केवल 2 विधायक। कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। सुनिए पूरा बोल लेने दे। तो आप पब्लिक मैंडेट के हिसाब से देखें तो पब्लिक मैंडेट जियो के त्यों है। जो आंकड़ा शिवसेना के पास था मैंडेट का, वही आंकड़ा एनसीपी पे है। तो पब्लिक मैंडेट में जरा भी रत्ती लेंगे, पूरा बोल लेने दे। तो आप पब्लिक मैंडेट के हिसाब से देखें तो पब्लिक मैंडेट जियो के त्यों है। जो आंकड़ा शिवसेना के पास था मैंडेट का, वही आंकड़ा एनसीपी पे है। तो पब्लिक मैंडेट में जरा भी रत्ती बराबर भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए मॉरली गवर्नमेंट क्या बात करते हैं पब्लिक मैंडेट में आप लोगों ने एनसीपी को गालियां देते हुए, उलाहना देते हुए, उनकी आलोचना करते हुए मैंडेट लिया। आपने, शिवसेना ने, दोनों ने एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट लिया और अब आप बोल रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट के खिलाफ नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आलोचना कर चुके हैं जाकर चुनावी रैली में और ये मैंडेट के खिलाफ नहीं है। आपका क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से, उधर वाली पार्टी इधर वाली पार्टी से। रोहित भाई थोड़ा आप गलत जा रहे हैं। पब्लिक मैंडेट को आप अंकों में देखें सीटों के, यदि एनसीपी और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अंक में इतना ही जाता है पब्लिक मैंडेट के। मैं अंकों की बात ही नहीं कर रहा हूं, अंकों को कैसे भी जोड़ तोड़ के लाए जा सकते हैं। मैं तो नैतिकता की बात कर रहा हूं। और जिस जनता को आपने कल ये कहा था कि हम अजीत पवार को हम जेल भेजेंगे, अब उस जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे कि वही आपका डिप्टी सीएम बन गया है? देखिए आज अजीत पवार हमारे सहयोगी हैं, उसके उपरांत भी मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं कि अजीत पवार के विरुद्ध यदि कुछ प्रूफ होता है तो कानून की प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए की जाएगी। लेकिन आप जनता का मैंडेट प्रतिशत के रूप में भी देख ले, जितने प्रतिशत लोग चाहते थे कि शिवसेना प्लस बीजेपी की सरकार बने, वह प्रतिशत जियो के त्यों रह रहा है जब बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन रही है। इसलिए मैं कहता हूं नैतिकता के रूप से, जन आशीर्वाद के रूप से सही है। देखिए प्रतिशत के रूल पर और जिस तरीके से देख रहे हैं जो आज हुआ है उसको देख के तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि क्या कल को गए हम ये प्रतिशत का खेल और तमाम जो नैतिकता के सवाल किनारे कर दें, हम क्या ये भी देख सकते हैं कि एक दौर आएगा जब बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगी क्योंकि अंक उनके साथ है, प्रतिशत उनके साथ हो जाएंगे? क्या कभी ये हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी भी सरकार बना सकते हैं? देखिए ईश्वर न करे, लेकिन कभी किसी भी देश में मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा, यदि कोई राष्ट्रीय विपदा आती है तो नेशनल गवर्नमेंट बनती है, अन्यथा कांग्रेस और बीजेपी की। महाराष्ट्र में कहाँ राष्ट्रीय विपदा आई थी सर? महाराष्ट्र में कहाँ राष्ट्रीय विपदा आई थी?
नहीं, महाराष्ट्र में प्रादेशिक विपदा यह थी कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर जो थी वो चौथे नंबर की पार्टी थी और वह लोकतंत्र का, वो पब्लिक मैंडेट का गला घोट रही थी। और क्यों घोट रही थी? क्योंकि महाराष्ट्र को एटीएम की तरह उपयोग करना था। इन कांग्रेसियों की जेबें खाली हैं, जो कांग्रेसी आप ये कह दीजिए ना कि आपने भी वही किया जो शिवसेना कांग्रेस एनसीपी कर रहे थे। कांग्रेस शिवसेना एनसीपी ने जो किया वही आपने कर दिया, आपने उनको तोड़ लिया। नहीं सर, लोहे को लोहे से काटा। वो जनता के साथ पाप कर रहे थे। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर आपने पुण्य किया है जनता के साथ। बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार बनाने का अधिकार जो है उसको है जो एक नंबर की पार्टी हो। अब दूसरे नंबर का सीएम बने, तीसरे नंबर का डिप्टी सीएम बने, चौथे नंबर का स्पीकर बने, तो ये तो जनता के मैंडेट को गला घोटने वाली बात थी। तो इसीलिए जनता ने सीएमशिप का आशीर्वाद दिया था बीजेपी को। बीजेपी ही सीएम बना रही है और जनता का जो मैंडेट था प्रतिशत में भी वैसा के वैसा ही है जो मैंडेट था। देखिए, बीजेपी जो भी करती है, हमारे साथ कई वरिष्ठ संपादक भी जुड़े हुए हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, मंच खुला हुआ है। बीजेपी आपके सामने, सवाल कई लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। देखिए, मुझे तो लगता है कि इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी थी जो बहुत ही ओपनली आपस में बातचीत कर रही थी, मिनिमम कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे थे। कहीं कोई खरीद फरोख्त की खबर नहीं आ रही थी कि इस पार्टी को तोड़ा जा रहा है, इस पार्टी के विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये कहीं खबर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ अचानक हमें सुबह पता चलता है कि फडणवीस साहब को शपथ दिला दी गई है और इस बीच में पता नहीं किसके कितने विधायक टूटे हैं, इस बारे में कोई क्लैरिटी हमें नहीं दी गई। कितने विधायक बीजेपी की सरकार के साथ आए हैं, उसका नंबर क्या है, ये अभी तक राज्यपाल ने खुलासा नहीं किया। नंबर 1, राज्यपाल ने जो कुछ भी किया, एक मिनट जानकारी दर्शकों को दे दूं, बिल्कुल एक जानकारी बस दे रहा हूं मुकेश जी। जानकारी आ रही कि शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे होटल ललित में अपने सभी विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे और उनको एकजुट रखने की कोशिश करेंगे। जो आप नंबर गेम की बात करते उसी में अपडेट था कि विधायकों से मिलेंगे और अब शिवसेना अपने सारे विधायकों को लेकर होटल में शिफ्ट हो चुकी है। शायद ये खबर हम थोड़ी देर बाद और भी सुन लेंगे, कांग्रेस और एनसीपी भी अपने अपने विधायकों को अलग अलग खेमे में ले जाने लगे। आप अपनी बात पूरी करें मुकेश जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में ये सारा खेल होता है, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, ब्लैकमेलिंग, ये सारे संदेह हैं इस सरकार के, जो सरकार वहां बनाई जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सबसे पहले तो हमें राज्यपाल को कंडेम करना चाहिए, राज्यपाल की भूमिका को, जो पहले दौर में भी उन्होंने इसी तरह पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बीजेपी को भरपूर टाइम दिया, शिवसेना ने अतिरिक्त टाइम मांगा, उसे टाइम नहीं दिया और पवार की पार्टी ने जब समय से पहले ही उससे मौका वो छीन लिया गया और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई। दूसरे दौर में बात चल रही है, दुनिया जान रही है, बातचीत हो रही है और अचानक पता चलता है कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं जिनको आप सामने रख के देख सकते हैं कि कौन सा गेम किस तरह से खेला जा रहा है, किसमें थोड़ा सा राजनीतिक नैतिकता है, किसमें नहीं है। जाता है एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि एक वक्त ये भी था कि राज्यपाल बोल रहे थे 24 घंटे में आके साबित करो, 48 घंटे में साबित करो, 72 घंटे में, एकदम टाइम दे रहे थे, लग रहा था कि वक्त नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब वक्त ही नहीं बचा महाराष्ट्र के पास और युद्ध होने वाला है। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि आप सस्पेंडेड एनिमेशन रख देते हैं, विधानसभा को निलंबित करके 6 महीने का वक्त दे देते हैं। जिस वक्त 6 महीने का वक्त मिला उसी वक्त सबके दिमाग में घंटी बजने लगी थी कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। और उसके बाद जो हुआ सब लोग देख रहे हैं, रात को अचानक जैसे आपातकाल का ऐलान किया जाना हो, रात को 2 बजे के आसपास हलचल शुरू होती है, 5-5:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति रोहित, हमें ये भी देखना चाहिए कि ये सरकार, केंद्र सरकार लगातार किस तरह से सरकार बनाने गिराने के खेल में लगी हुई है। जहां उसके 2 विधायक होते हैं वहां भी वो सरकार बनाती है, जहां नहीं होते हैं वहां किस तरह से वो मैनेज करती है। डायलॉग हमने आज सुबह मारा था कि सरकार बर्खास्त करना, गिराना, संवैधानिक नियमों से छेड़छाड़ करना, बम्बई सरकार के मामले में, बम्बई केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनकी अवहेलना, अनदेखी करना। मतलब इस सरकार, ये केंद्र सरकार पिछले 5 सालों में पहले भी इस तरह के खेल होते रहे,
कांग्रेस ने भी किए हैं, दूसरी पार्टियों ने भी किए, लेकिन इन 5 सालों में हमने जो देखा है, इससे इसको सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा काम हो रहा है। लोकतंत्र की कहीं कुछ मर्यादा नहीं रहेगी। मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, नियमों के तहत तो अगेन मैं फिर कहूंगा कि इसको नियमों के तहत कितना उछाला जा सकता है, बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, नैतिकता और बाकी चीजों पर सवाल घेर सकते हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जब तीनों दलों ने तय कर लिया कि आज हम इसका ऐलान कर देंगे, आज किसी भी पल हो सकता है ऐलान, 12 साढ़े 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तीनों दलों की, और थोड़ी देर पहले पता भी चल गया था कि शिवसेना का ऐलान करने जा रहे हैं तीनों दल। उसके तुरंत पहले, कुछ घंटों पहले ये होना और उस व्यक्ति के साथ होना जिस व्यक्ति को आपने जेल में डालने की बात कही थी, और उसके साथ सरकार बना लेना, ये सवालों घेरे में आ सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत देर से हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी उंगलियां देख रहा हूं। जी, आप अपनी बात कहें। देखिए, ये जो बात है ना, ये संजय राउत जी जो लाए हैं कि रात के अंधेरे में, अरे भैया, डेमोक्रेसी जो होती है वो 24 घंटे चलती है, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं होता। डेमोक्रेसी, देश पूरे 24 घंटे फंक्शन करते हैं और उसी प्रकार देश ने फंक्शन किया। दूसरी बात, आप अभी नैतिकता की बात कर रहे थे कि संवैधानिक रूप से ठीक है, लेकिन नैतिकता के प्रश्न, भाई मेरे, नैतिकता से ही काम हुआ है। पूरी तरह से जनता के जनादेश का आदर करना, सम्मान करना नैतिकता है। तीसरी बात, अजीत पवार जी की जहां तक विषय है, जनादेश तो किसी को मिला नहीं था। जनादेश न आपको मिला था, न शिवसेना को मिला था, न एनसीपी को मिला, न कांग्रेस को मिला। जनादेश तब माना जाता जब आपके पास 145 विधायक होते, इसलिए जनादेश की रट लगाना छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी कम ऑन इट। जनादेश जो था वह बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिला था, और जितना जनादेश मिला था वह एनसीपी और बीजेपी मिलाकर भी इतना ही जनादेश होता है। तो जनादेश को बिल्कुल रिस्पेक्ट किया गया है। इसीलिए कहता हूं कि मॉरली कोई चैलेंज नहीं, जनादेश को रेस्पेक्ट किया गया है। एक बात आप बताएं कि जनादेश को आप रेस्पेक्ट करने की बात कह रहे हैं, जनादेश को रेस्पेक्ट तब होता, आपका तो प्रीपोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस था ही नहीं, आपका प्रीपोल अलायंस था। प्रीपोल अलायंस जो होता है वही जनादेश, अगर उसके क्लियर कट बहुमत मिला था इस प्रीपोल अलायंस को, जनादेश आप लोगों के पक्ष में था। लेकिन जब एक पार्टी ने कह दिया कि हमारे विचार खुले हैं और वो दूसरी तरफ चली गई, तो आपका जनादेश खंडित हो गया। इसके बाद वो जनादेश लेकर के दूसरी तरफ गए। मैं तो ये कहूंगा कि टूटने के बाद शिवसेना के पास भी जनादेश नहीं था, इनके पास भी नहीं था। बेहतर तो ये था इस परिस्थिति में कहें, देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनादेश क्या होता है? 100 लोगों ने वोट किया, 51 या 52 ने कहा कि ये लोग गवर्न करेंगे या ये गठबंधन करेगा। अब उतना ही प्रतिशत अगर गवर्न कर रहा है जो कि भाजपा के नेतृत्व में है, वो जनादेश लोकतंत्र की परिभाषा आप की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संख्या बल की बात, और हम कह रहे हैं नैतिकता की बात। जनता से आपने सवाल किया, जनता से आपने वोट मांगा कि आप मुझे वोट दो, मैं दरअसल इसको जेल में डालूंगा, इसके खिलाफ काम करूंगा। आप मुझे वोट दो, मैं इसको लेके सरकार बनाऊंगा। और अचानक पता चलता है कि आप जब जनता आपको वोट दे देती है कि लो भाई, हमने अपना वोट दे दिया आपको, अब आप सरकार चलाओ, तो आप कहते हैं नहीं भाई, मैं इसके साथ नहीं, मैं तो उसी के साथ सरकार चलाऊंगा जिसको जेल में डालना था। तो ये जनता के भावनाओं का धोखा नहीं हुआ क्या? कह सकते हैं सर, ये बात आप बिल्कुल कह सकते हैं। यदि कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है ढीली पड़े, आपको दिखेगा कि कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर जो होनी है वह चलेगी और चलती हुई दिखेगी। कानूनी प्रक्रिया थमी है। कानूनी प्रक्रिया असम में हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में थम गई, कानूनी प्रक्रिया बंगाल में थम गई, जो ममता बनर्जी के खासम खास होते थे, आपकी पार्टी में आए तो साफ सुथरे हो गए। आपको भारत के कानून पर विश्वास नहीं है क्या? तो क्या देवेंद्र फडणवीस को विश्वास नहीं था क्या? देवेंद्र फडणवीस को विश्वास नहीं था क्या? देवेंद्र फडणवीस को विश्वास नहीं था कानूनी प्रक्रिया में? जब वो बोले थे मैं आऊंगा तब मैं जेल में डालूंगा, वो क्या जेल डालेंगे? कानूनी प्रक्रिया जेल में डालेगी, न्यायिक प्रक्रिया जेल में डालेगी। फिर वो क्यों कहते थे कि मैं आऊंगा और जेल में डाल दूंगा? उनके शब्द हैं, मैं आऊंगा और जेल में डालूंगा, चक्की पीसिंग करेंगे। जब वो ये कह रहे हैं तो फिर वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे कानूनी, मैं आऊंगा तो डालूंगा। अब वो कहां गए? अब तो वो आ गए, अब वो जेल में डाले, या तो उस समय उन्होंने जुमला कहा था या अब वो जुमला हो रहा है?
कांग्रेस की जब सरकारें बनती हैं तो कानून की धज्जियां कैसे उठती हैं आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बैठे हैं वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमारी जब सरकारें जहां मैं एक बार आपको रोक करके मैं एक बार दर्शकों को देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सुना देना चाहता हूं, जब वो बोल रहे थे कि अजीत पवार जो आज उनके उप मुख्यमंत्री हैं उसको चक्की पिसवाएंगे। सुनिए जरा सा वो बयान। अवस्था आम्ही काय करणार, आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। सुन लिया, मेरी सरकार आने के बाद अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब ये चक्की कहां पीस रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल इतना है कि सरकार की मलाई इनके खाते में जरूर आ गई है। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप क्या कहेंगे इस बयान को सुनने के बाद? देखिए, ये बयान अगर इस पॉलिटिक्स में शायद पहली बार हुआ है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार ऐसा कहने के बाद गठबंधन किया है तो मैं हाँ जरूर कहता हूं कि ये गलत है। लेकिन इस देश में ये कितनी बार हुआ है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे कितने स्ट्रेटेजिकल अलायंस बने हैं। मतलब हमाम में सब नंगे वाली बात कह रहे हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में आप सोचते हैं कि आदमी पॉलिटिक्स ना करे तो क्या करेगा? नहीं तो फिर स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि हम ये कर रहे हैं। देखिए, नंगे ही मान लीजिए अपने आप नंगे को। मानने की जरूरत क्या है? आपने अभी पहले वो कहा गलत था कर रहे थे, कि अब आप देखिए गलत यहाँ करने लगे। राज्यपाल की भूमिका गलत है। अरे साहब, 1 महीने से आपके पास समय था, किसी ने रोका था क्या? कल तक भी तमाम मीडिया ये इंतजार कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपना कोई लेआउट देंगे, और आज भी किसी ने मना नहीं किया है। मीडिया देखना चाहता है, ये देश देखना चाहता है। आप बैठाइए अपने सारे विधायकों को धरने पर और कराइए परेड सबके सामने। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, खड़े कर देते सब विधायकों के हमारे पास नंबर पूरा है। आपके पास नंबर पूरा नहीं है, साथ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, 1 महीने में आप अलाइनमेंट कर नहीं पाए, खड़े नहीं कर पाए, बावजूद इसके राज्यपाल के फ्लोर पास ऑफ ले जा नहीं पाए। फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी होगा और टाइम अभी भी आपके पास है। देखिए, आप तो सरकार बना रहे आपके पास समय अभी भी मिलेगा। अगर एक एक करके बोलेंगे मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इनके पास टाइम था, पूरा समय मिला था, तीनों पार्टियों का रोज। और आपने तो देखा होगा संजय राउत जी को रोज कहते कि 170 विधायक तो जेब में है मेरे। कहां है भाई जेब में? आपको अरे गवर्नर को बताना चाहिए था कि ये लिस्ट है उनके पास, इन विधायकों की लिस्ट है। गवर्नर ने धोखे में रखा है। गवर्नर ने धोखे में पहली बार नहीं रखा है, और पहली बार पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार हो रहा। बिल्कुल मतलब आप एक चीज देखिए ना, स्वीकार कीजिए ना, मुझे एक चीज स्वीकार कीजिए। आप एक चीज बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कहते हैं गलत है। स्वीकार कीजिए कि गवर्नर ने गलत किया है, आपने गलत किया, बिल्कुल वाले गलत कर रहे हैं। कानून के हिसाब से आप एक चीज देखिए ना, स्वीकार कीजिए ना, मुझे एक चीज स्वीकार कीजिए। आप एक चीज बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कहते हैं गलत है। स्वीकार कीजिए कि गवर्नर ने गलत किया है, आपने गलत किया, बिल्कुल वाले गलत कर रहे हैं। कानून के हिसाब से जुड़े हुए हैं, कानून के हिसाब से मेजॉरिटी पंकज भी जुड़े हुए हैं। देखिए, एक होता है कानून की तरह बात करना, कानून जो कहता है उसके हिसाब से कहना। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि कानूनी तौर पर ये सब कुछ गवर्नर के विवेकाधिकार पे है। सवाल गवर्नर से ज्यादा तो हम बीजेपी पर उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल भाई गवर्नर के पास कोई विवेक होगा तब तो उसके अधिकार की बात करेंगे। गवर्नर के पास ये विवेकहीन गवर्नर है। 1957 में भी नहीं था। 1957 में पहली बार केरला में इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और उस समय नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी कांग्रेस की। 1957 में बना हुआ था, इसलिए ये सरकार भी ऐसा करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं। 1957 में उसने किया था, ऐसा करेंगे। उसे कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार को हम भारत के राष्ट्रपति 50-60 साल पहले ले जाएं। प्रॉपर तरीके से सरकार फॉर्म हो रही है। एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत की राजनीति को 50-60 साल पहले ले जाएं और वहां ले जाके चले? तो आप जो नेहरू ने किया हम वही करेंगे, दूसरे जो शब्दों में आप कह रहे वही हैं कि करेंगे। जहां तक आप याद रख सकते हैं, जितने उदाहरण आप दे सकते हैं वो ठीक। और अगर मैं पीछे जाकर वाला तो भुला गए, कोई उदाहरण नहीं दिया। भूल गए। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। देश का पुराना है ना, तो जाहिर बात है गलत होता है वो गलत ही रहता है, इनके कहने से सही नहीं हो जाएगा। वजू भाई वाला को करेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और एक बार फिर एक भगत सिंह कोश्यारी
होशियारी को भी करेक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट से सजेशन और सलाह लेकर अभी कराए हैं कि ऐसा होने वाला है। मेरे हिसाब से उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ, आप क्या बात दो बार अरुणाचल और उत्तराखंड में आप ये झटके खा चुके हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से याद है। अगर यहाँ पर कुछ भी असंवैधानिक हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्या हुआ है घोर असंवैधानिक। एक पार्टी ने कह दिया मेरे पास बहुमत नहीं है, आपके कहने से कोई बुला के दोबारा शराब ला दी गई। कोर्ट ऑफ इंडिया मैं भी मान लेता शालीनता के साथ, अभी तक लेकिन रोकना अपने पड़ा, कहने गुलरेज से नहीं हुआ। आप गुलरेज चावल का उदाहरण तो लगता दीजिए। है कि मैं 50 साल पहले लेकर जा रहा हूं और आज कहते हैं शिवम कि 2 गलत मिनट, है। शिवम 2 मिनट रुकना चाहेंगे। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज यहाँ पे सारी पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए, पंकज शर्मा भी, हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि राज्यपाल की भूमिका को थोड़ी देर किनारे अगर मैं रख दूं, जैसा कि हमेशा मैं कहता रहा हूं कि राज्यपाल के ऊपर प्रभाव भारतीय राजनीति का एक ढांचा ऐसा बना है कि है, सबको पता है राज्यपाल कौन चुन के लाता है, कैसे चुन के लाता है, उस पर कितना प्रभाव हो सकता है। एक संघीय ढांचे में परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से एक चीज है कि रात को 12:30 बजे राज्यपाल को दिल्ली जाना था, आनंद फानन में दिल्ली यात्रा रद्द की गई और दिल्ली यात्रा रद्द करने के बाद दोपहर में चिट्ठी मिली, उसके आधार पर फैसला लिया गया। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या बीजेपी जो बार बार कह रही थी और कह रही है कि नहीं भाई देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है सिद्धांत, देश की जनता, जिस पार्टी पर आप कह रहे हैं कि इसने सिंचाई का घोटाला किया, किसानों को लूटा, गन्ना किसानों को लूटा, जिसने बड़े बड़े घोटाले किए, उस पार्टी के साथ हम समझौता करने को तैयार हैं। ये आप इसको नैतिकता के आधार पर कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए रोहित जी, आप ये समझिए कि पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको वोट कौन देता है? भारत की जनता देती है। तो मैंडेट जनता की तरफ से आता है। जनता को जश्न की तस्वीरें आ रही है, जश्न की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जब आप अपनी बात करते रहिएगा। इस वक्त जश्न की तस्वीरें आने लगी, बीजेपी कार्यकर्ता झूमना शुरू कर दिए हैं और तालियां बजा बजा के स्वागत किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से। पंकज शर्मा, पंकज जी ये बताइए, ये तस्वीरें जब भी हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए थी। आपके पटाखे, आपकी दिवाली और आपकी मिठाइयां वो एक बार फिर रखी रह गई, फिर गोवा हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपके साथ वही खेल हो गया। कहां चूक हो गई? आपके नेता कहते हैं कि हमने कहीं लेट नहीं किया सरकार बनाने पे, जबकि यही एनसीपी पहले बता चुकी है बार बार कि कांग्रेस की तरफ चिट्ठी नहीं आ रही थी, कांग्रेस लेट कर रही थी। कुछ बताएं। देखिए, जुमला पार्टी ने आज जो है लोकतंत्र का की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या जरूरत थी कि सुबह सुबह 8 बजे जो है आपको जो है एक मुख्यमंत्री को एकदम से वोट दिलवा दी, जब सब कुछ तय था, हर गवर्नमेंट को तय हो चुका था। तीनों पार्टी मिलकर जो है अपना वो कर रही है, अपना सरकार बनाने का सोचा हुआ था। क्या क्यों एकदम से एकदम सुबह सुबह 8 बजे जो है ओथ दिलवाई गई है? एक जो इतना जबरदस्त इन्होंने जो मास्टर ऑफ द गेम्स जो इन्हें कहना चाहिए, ये पहले से ये जुमला पार्टी राजनीति के अगर कौन है? आप ये इतनी अच्छी सी बातें कर रहे हैं कि भाई आदर्श आचार संहिता की तरफ आदर्शवादिता की बातें कर रहे हैं, छापामार युद्ध की तरह बीजेपी ने छापा मार दिया और ये उनके बैठे हुए थे घात लगा करके। आपको भी पता था, आपके यहाँ के नेता खुद कह रहे थे कि हमें इस बात का डर है कि अमित शाह बहुत देर से चुप है, कहीं कुछ हो मत रहा हो। तो जब आप लोगों को मालूम था तो आप लोगों को इनकी महारत है, इन्हें इतने दिन क्यों लगेंगे? पहले ही कर लेते हैं, इतना 1 महीना लग जाता, पहले ये सब चीजें कर लेते। इन्होंने चापे मार लगा के ये मास्टर गोवा में इन्होंने करा, अरुणाचल में करा, हर जगह ऐसे ये करते रहे हैं। इतने 20-25 दिन, पूरा महीना एक राष्ट्र, पूरे देश को इन्होंने क्यों उसमें घुमा के रखा? पहले करके आपकी पार्टी को राजनीतिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर लकवा मारा हुआ है। आप समय पर कोई काम कर नहीं पाते हैं, आपकी विचारधारा का क्या हुआ पता नहीं। उस शिवसेना के साथ अब आप सरकार बनाना चाहते हैं, जिस शिवसेना ने आपको पता नहीं कितने सालों से गालियां देती रही है। तो आपको तो खुद अपना पता नहीं है, जुमलेबाजी तो कर रही हो, पार्टी गलत रास्ते पे वो चल रही है, लेकिन आपका रास्ता कौन सा है आपको पता है क्या? आप मेरे से पूछ जी हाँ, जी पंकज बताएं आप। हमारा जुमला पार्टी अब पूरा राष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है कि कौन जुमला कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो पूरा देश जान रहा है। इस समय मैं
जो भगवान राम के लिए आप कहते हैं, मैं भी आप भगवान राम के नाम से कहता हूं, कुछ देश के लिए सोचो। अरे आप पहले अपनी पार्टी का सोचिए, है आप लोगों से, आप अपनी पार्टी का सोचिए। एक कहावत है, राम नाम जपना पराया माल अपना, वो भी इसी देश का कहावत है। खत्म हो गया। और रियल टर्म्स में अगर एक मिनट रियल टर्म्स में अगर एक बार देखा जाए तो हमारी जो ग्रोथ है, जो ये 5-6% कह रहे हैं, ये 5% से भी बिलो होगी। अरे सर, आपकी गलती, आपकी विडंबना ये है कि आप गलत जगह गलत मिसालें देते रहते हैं। अब आप यहाँ उठा करके ले जा रहे हैं मामले को आर्थिक स्तर पर। आर्थिक स्तर पर आप छोड़िए, अभी फिलहाल आपके पैर के तले महाराष्ट्र में जमीन किसकी, उसकी बात कीजिए। सही समय पर सही चीजें न करना, ये सबसे बड़ी विडंबना है आपकी। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त शिवसेना को लेकर के मतभेद था, किसको नहीं पता। आपके यहाँ से संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि देखिए नहीं करना चाहिए, एक तरीके से पाप की श्रेणी में रख देते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी उसी शिवसेना के साथ समझौता करने जाती है। आप लोग दो फाड़ थे, सबको पता है कि इस मामले में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर बहुत तरीके से विचारधाराएं सामने आई, लोग तैयार नहीं थे, आप कंफ्यूजन में बैठे रह गए, आप सोचते रह गए कि इधर या उधर। उस बीच में बीजेपी ने अपनी बाजी खेल दी और आप राम राम की बात कर रहे हैं। आप इस वक्त राम की बात उठाइए, इस वक्त आप आर्थिक मंदी की बात उठाइए। पलक चुटकी बजाओ सरकार बन जाए, हर चीज के लिए बातचीत करने के बैठना होता है। कॉमन सीएमपी बनेगा कि भाई हमने कैसे, आप ये सब बनाइए, लेकिन आप एक राज्यपाल को बता तो सकते थे, राज्यपाल को आप बता तो सकते थे कि देखिए लुट गई है या जीत गई है, पंकज जनता बताएगी। पंकज देखिए, सब हैरान हो रहे हैं आपको मालूम था 8 बजे ये करा क्या है। पंकज, राज्यपाल, आपको मालूम था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी कौन है आपको पता है, आपको ये पता है सत्ता में कौन बैठा है। मगरमच्छ का मुंह खुला है, आपने सिर जाके डाल के रखा हुआ है उसके बीच में। आपको ये मालूम है कि राज्यपाल के पास राज्यपाल ने आपको न्योता दिया था, बाद में सस्पेंडेड एनिमेशन डाल रखा है। आप कहने के लिए, ताकि सैद्धांतिक तौर पर अदालत में जाके प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज रहते, आप कोई संपर्क करते, आप जाके बोलते कि हमें कुछ दिन और हमारे पास इस संपर्क हो रहा, हम कल दोपहर में आपसे मिलना चाहते हैं। आपने अप्रोच नहीं किया। पहले दिन जब न्योता मिला उसके बाद से लेकर अब तक आपने बीच में एक भी संज्ञान नहीं दिया राज्यपाल को। राज्यपाल बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई सूचना ही नहीं, हम क्या करें, हम तो हवा में बैठे हैं। मीडिया की रिपोर्ट को मैं क्यों मानूं सच? सारी रिपोर्टें चल रही है, जो है सारे बातचीत इतने दिनों से चल रही थी, बिल्कुल फाइनल हो चुका था। आज के डेट में जो है इन्होंने जाके सारा प्रूव करना था, लेकिन ये था कि आज इनसिक्योरिटी जो हो गई, इस वजह से सुबह 8 बजे इन्होंने जो है सिक्योरिटी को छोड़िए, वही बात जो रोहित आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी बैठकें की वो आपस में करी, कोई इन्फॉर्मेशन क्या राज्यपाल तक पहुंचाई थी कि हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं या हमारा रिश्ता भी मैच्योर हो सकता है? सर मैडम, पूरा न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में आप पढ़ लो, सब में वो आप क्या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि राज्यपाल अब न्यूज मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपनी आगे की जो भी प्लानिंग या स्टेट के लिए जो बेहतर है वो करेंगे? क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ के करें था? न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं, लेकिन मतलब क्या कांग्रेस की ईगो इतनी बड़ी हो गई कि वो राज्यपाल से बात करना मुनासिब नहीं समझ रही थी? नहीं, मुनासिब समझ रहे थे, लेकिन अभी ये आज का ही तो टाइम था, आज का इन्हें पता था कि आज टाइम है। ये बात राज्यपाल को बता रखी थी कि आज का टाइम आप उनसे मांग रहे हैं और आज बात क्लियर हो जाएगी। ये तो इल्जाम लगाने की बात हो गई ना कि राज्यपाल बिल्कुल इल्जाम है, क्यों आज का टाइम था और आज उन्होंने सुबह 8 बजे इन्हें था कि आज करेंगे अपने पार्टी का नहीं करेंगे। आपको सब कोई अपने आप अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि कांग्रेस के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या ऐसे सोच रहे हैं आप? मैम, या फिर अखबार पढ़ लें और राज्यपाल समझ